नमस्कार। मैं स्नेहलता अग्रवाल आप सबका अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। अभी तक हम 3 पाठ पढ़ चुके हैं। बरसते बादल, लाख की चूड़ियां और हम पंछी और मुक्त गगन की। आपको वो तीनों पाठ कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको अगला कौन सा पाठ चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के द्वारा बताइएगा। आपको मेरा बनाया हुआ यह वीडियो कैसा लगता है आप जरूर बताएंगे और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ नया शुरू कर रही हूँ तो उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप उनके उत्तर दीजिएगा। मेरा पहला प्रश्न है, परिवार कितनी तरह के होते हैं? जी, परिवार 2 तरह के होते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। मेरा अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार में कौन कौन सदस्य होते हैं? जी, संयुक्त परिवार में दादा, दादी, पापा, मम्मी, बच्चे, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, चचेरे भाई बहन होते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार में सबसे बड़ी महिला कौन होती हैं? जी, संयुक्त परिवार में सबसे बड़ी महिला दादी माँ होती हैं। मेरा अगला प्रश्न है, दादी माँ आपको क्या क्या सिखाती हैं? जी, दादी माँ आपको नैतिक मूल्य सिखाती हैं, कहानियां सुनाकर नैतिक मूल्य सिखाती हैं, दुनियादारी की बातें सिखाती हैं और आपकी परवाह करती हैं, आपको बहुत सारा प्यार और दुलार देती हैं। सही कहा ना मैंने? अच्छा, अब जैसे आप अपनी दादी माँ से प्यार करते हैं, दादी माँ जैसे आपकी परवाह करती है, आपको प्यार करती है, वैसे ही हमारा नया पाठ दादी माँ है, उसमें लेखक और दादी माँ दोनों के घनिष्ठ संबंधों को दिखाया गया है। आत्मीय संबंध, आत्मीय यानी प्यार के, आत्मा से जुड़े हुए संबंध दिखाया गया है। इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें क्या बताया है? इस पाठ के माध्यम से शिव प्रसाद सिंह जी ने हमें बड़े बुजुर्गों का महत्व बताया है। परिवार में बड़े बुजुर्ग कितनी अहमियत रखते हैं, उनके अनुभवों से हम कितना कुछ सीख सकते हैं, उनसे हमारा परिवार एकजुट रहता है, एकता की डोर में बंधा हुआ रहता है। हमारे परिवार पे जब भी कोई मुश्किल आती है तो ये बड़े बुजुर्ग ही अपना आशीर्वाद हमें देते हैं और हमें उन मुश्किलों से निकालते हैं। तो आइए इसी आशा के साथ कि आपको ये पाठ समझ में आएगा और आप इसको बहुत आनंद पूर्वक पढ़ेंगे। चलिए, तो हमारा नया पाठ है दादी माँ। दादी माँ पाठ के लेखक है शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह का जन्म हुआ है 19 अगस्त 1928 को और इनका जन्म स्थान है जलालपुर गांव, जो कहाँ है? बनारस में है। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 1998 को हुई थी। इनकी बहुत सारी रचनाएं प्रसिद्ध है, जिनमें से कुछ के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। नीला चांद, कर्मनाशा की हार, धतूरे का फूल, राग गुजरी, कोहरे में युद्ध आदि। इनको पुरस्कार भी मिल चुका है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। यह दादी माँ इन लेखक की पहली कहानी है और पहली कहानी कितनी सुंदर लिखी है, वाह, मजा आ गया पढ़ के, आपको भी मजा आएगा। यह एक आंचलिक है, आंचलिक यानी छोटे कस्बों, गांवों, शहर होते हैं, वहां से संबंधित ये कहानी है। यानी कि इसमें जो पात्र हैं वो गांव के हैं, छोटे कस्बे के हैं और इसमें जो भाषा उपयोग में ली है वो भी आंचलिक है, यानी उनमें आपको गांव से संबंधित जो शब्द होते हैं वो काफी देखने को मिलेंगे। आगे चलिए, आपको उद्देश्य में पहले ही बता चुकी हूँ कि हमें बड़े बुजुर्गों का महत्व बताते हैं। लेखक और दादी माँ के मध्य आत्मीय संबंध को उजागर करता है और जो दादी माँ है उनकी
क्या अहमियत है इसमें और वो कैसे अपने परिवार को एकजुट रखती, एकता में बांध के रखती, ये आपको इसमें दिखाई देगा। दादी माँ जो पाठ है उसकी विधा है कहानी। विधा क्या होती है? विधा यानी वो किस रूप में लिखा गया है? नाटक के रूप में लिखा गया है, कविता के रूप में लिखा गया है, एकांकी के रूप में लिखा गया है, तो ये कहानी के रूप में लिखा गया है। अच्छा, अब हम चलते हैं दादी माँ पाठ में दादी शब्द पर ध्यान दीजिएगा। अजी, अजिया, पितामही, यानी ये इसके क्या है? पर्यायवाची है। माँ शब्द जननी, प्रसूता, अम्बा, माता, बहुत से पर्यायवाची, लेकिन मैंने यहाँ कुछ ही लिखे हैं। अच्छा, दादी माँ, एक का शब्द बोलेंगे तो पिताजी की माँ दादी माँ, इसका लिंग बदल लेंगे तो दादी से दादाजी बन जाएगा। तो अब मैं आगे फिर बोर्ड पर लिखती हूँ। आगे देखिए, अब ये पाठ कहाँ से शुरू हो रहा है? जहां से शुरू हो रहा है इस पाठ में सबसे अंत में बताया गया है। होता यूं है कि जो लेखक है उन्हें एक पत्र मिलता है और उस पत्र में उन्हें ये सूचना मिलती है कि उनकी दादी माँ अब नहीं रही है। वहां से ये शुरू होता है, लेकिन लेखक ने उस बात को सबसे लास्ट में, सबसे अंत में डाला है। तो शुरुआत हो रही है, उनको एक पत्र मिलता है और उस पत्र में उनको ये सूचना मिलती है कि उनकी दादी माँ नहीं रही है। तो अब आगे क्या होता है कि जब वो पत्र पढ़ रहे हैं तब वो बता रहे हैं कि मेरी ये कमजोरी है। क्या कमजोरी है? कि मैं थोड़ी सी मुश्किलें आती है या थोड़ी सी प्रतिकूलता, थोड़ी सी कठिनाइयां आती हैं तो मैं उदास हो जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ। और ये बात इनके जो दोस्त लोग हैं वो भी जानते हैं, मित्र हैं वो भी जानते हैं, और वो क्या करते हैं? लेखक का मजाक उड़ाते हैं और उनको आने वाली छुट्टियों की तो खबर देते हैं और पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये तो बड़ा ही अजीब आदमी है, ये तो छोटी छोटी मुश्किलों से घबरा जाता है। फिर लेखक कहते हैं कि मैं इन बारे में अब नहीं सोचूंगा। भाई फायदा भी क्या है? सोचेंगे तो दिमाग खराब होगा और वो जिस ऊर्जा के साथ कोई काम कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे, है ना? पूरा दिन अच्छा नहीं लगेगा। तो वो कहते हैं कि मैं अब ये बातें नहीं सोचूंगा। फिर उनको पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं। उन यादों में अब एक एक करके उनको दादी माँ से संबंधित यादें आनी शुरू होती हैं, यादें याद आना शुरू हो जाती हैं। ये हो गया पहला जो गद्यांश है उसका भाव। अब हम पहला जो है उसमें जो जो कठिन शब्द आए हैं और उनमें जो जो व्याकरण है वो हम देख लेते हैं। आइए, कमजोरी। कमजोरी शब्द है, इंग्लिश में बोलते हैं जिसे वीकनेस, और ये बना है कमजोर प्लस ई प्रत्यय से। कठिनाई, डिफिकल्टी, यानी कठिन, और आई प्रत्यय से, दोनों में प्रत्यय है, एक में ई है एक में आई है, और दोनों ही शब्द भाववाचक संज्ञा में आएंगे। तीसरा शब्द है अनमना, यानी उदास, खिन्न। शुभ चिंतक, वेल विशर, शुभ यानी अच्छा सोचने वाले, और हितैषी, शुभेक्षु, शुभाकांक्षी, ये इसके पर्यायवाची हैं और यह एक विशेषण के रूप में काम आ रहा है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, छुट्टियां, इसका एक वचन हो जाएगा छुट्टी। सूचना यानी खबर। पीठ पीछे यानी पीठ के पीछे। मित्र, दोस्त, सखा, मीत, सहचर, इसके पर्यायवाची हैं। प्रतिकूलता, प्रतिकूलता में प्रति उपसर्ग है, कूल मूल शब्द है, ता प्रत्यय है, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनुकूलता। अब उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में संक्षिप्त में मैं बता देती हूँ। वो शब्दांश, शब्दांश यहाँ क्यों कहा है? क्योंकि ये छोटे से टुकड़े होते हैं, इनका अलग से खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये जिस मूल शब्द में जुड़ जाएं
तो उसके अर्थ को बदल देते हैं। कैसे? कूल, कूल यानी किनारा, समुद्र तट होता है, नदी का तट होता है यानी कूल, और उसमें देखिए प्रति लग गया है तो अर्थ ही बदल गया है, प्रतिकूल यानी विपरीत। और इसमें ता प्रत्यय यानी वो शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को विशेष बना देते हैं, विशिष्टता देते हैं, प्रदान करते हैं, तो इनको प्रत्यय कहते हैं। ये आगे लगते हैं, ये पीछे लगते हैं, और दोनों ही शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। दोनों ही शब्दांश होते हैं। तो वो शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लग जाए तो उपसर्ग है, और पीछे लग जाए तो प्रत्यय है। इसका विलोम शब्द अनुकूलता, और इसका अर्थ हो जाएगा विपरीत परिस्थितियां, मजाक, हंसी, ठिठोली, परिहास। आपने ध्यान दिया होगा इसमें नुक्ता वाले शब्द काफी आए हैं, मजाक, पीछे कमजोरी, तो ध्यान दीजिएगा। फिर है शरद यानी ऑटोमन, यानी हम जिसे पतझड़ के नाम से भी जानते हैं, और यह आश्विन और कार्तिक महीना, अभी कार्तिक आने वाला है और आश्विन है वो गया है, तो दोनों महीनों में जो मौसम रहता है वो शरद कहलाता है। और इंग्लिश महीने देखें तो सितंबर और अक्टूबर के मध्य में ये रहता है। यह एक ऋतु है। ऋतु 6 प्रकार की होती हैं, वो मैं आपको आगे लिखवा दूंगी। फिर है स्वच्छ, इसका विलोम शब्द हो जाएगा दूषित, और यह एक विशेषण शब्द है। शीतल यानी ठंडा, सौम्य, और यह भी एक विशेषण शब्द है। धुंधली, धूमिल, अस्पष्ट, यह भी एक विशेषण शब्द है। छाया यानी शेडो, इसके पर्यायवाची हो जाएंगे परछाई, प्रतिकृति, प्रतिबिंब। आगे लिखती हूं मैं। अगला शब्द देखिए, क्वार यानी आश्विन का महीना। हिलोरे यानी एक वचन हो जाएगा हिलोर, और इसके पर्यायवाची हो जाएंगे लहर, तरंग, उर्मी। सिवान यानी नाला। मोथा, साई, घेउर, वन प्याज, ये जंगली पौधे हैं। अधगली यानी आधी गली। जड़ें एक वचन हो जाएगा जड़ यानी रूट। नाना, नाना एक अनेकार्थी शब्द है, इसका एक अर्थ हो जाता है अनेक और विभिन्न, तथा एक नाना का अर्थ होता है माँ के पिताजी। बीज, शीड। सूरज, सूर्य, रवि, भास्कर, भानु, दिनकर, इसके पर्यायवाची हैं। अगला है गर्मी, उल्टा हो जाएगा सर्दी। विचित्र यानी अजीब। गंध यानी महक, स्मेल। कीचड़, पंक, गाद यानी मड। झाग भरे यानी झाग से भरे। जलाशय, जल प्लस आशय, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी, और इसके पर्यायवाची हो जाएंगे तालाब, सरोवर, तड़ाग। अघन यानी मार्गशीर्ष का महीना। चैत, चैत्र। लाइन, खील। अब इसके आगे का लिखिए। हुड़क, हुड़क यानी अंदर ही अंदर बेचैन होना, बोलना, मैंने ये काम नहीं किया, मुझसे ये नहीं हुआ, हम इस तरीके से जो करते हैं, हुड़कना। ज्वर यानी बुखार, ताप। सर, सिर। दिन भर यानी पूरे दिन। रजाई यानी रुई से बनी कंबल। अब हम देखते हैं आगे क्या कह रही है लेखक। तो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि जब वो चिट्ठी पढ़ते हैं तो उन्हें एक धुंधली छाया नजर आने लगती है, और वो धुंधली छाया में क्या क्या विशेषताएं हैं, वो शरद ऋतु की जैसे किरणें होती हैं, शरद ऋतु में जैसे सूर्य की किरणें होती हैं जो कितनी स्वच्छ होती हैं, वैसे ही वो जो तस्वीर उनकी आंखों के आगे आ रही है वो भी उतनी ही साफ सुथरी है, लेकिन अस्पष्ट है, अभी पूरी रूप से उनकी आंखों के आगे नहीं आई है। अब आगे कह रहे हैं कि
उनको क्या याद आ रही है? उनको ये महीनों में जो तरह तरह के खाना वगैरह मिलता था उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ महीने और ऋतुओं के नाम, ताकि आपको ये वाला जो गद्यांश है वो भाग अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला हमारा महीना होता है हिंदी महीना चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। और इन महीनों में कौन कौन सी ऋतुएं रहती हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले चैत्र की बात करें और लास्ट वाला फाल्गुन महीना हम देखें तो दोनों ही महीनों में वसंत ऋतु रहती है। यानी साल नया चालू होता है तब भी वसंत ऋतु रहती है और साल खत्म होता है तब भी वसंत ऋतु रहती है। अब है बैसाख और ज्येष्ठ में ग्रीष्म ऋतु रहती है। आषाढ़ और श्रावण में वर्षा ऋतु रहती है। भाद्रपद और आश्विन में शरद ऋतु रहती है। कार्तिक और मार्गशीर्ष में हेमंत ऋतु रहती है। पौष और माघ में शिशिर ऋतु रहती है। तो अब वो क्या कह रहे हैं लेखक कि जब वर्षा ऋतु चली जाती है, वर्षा ऋतु आएगी तो चारों ओर पानी पानी होगा। पानी है वो तालाबों में, नदियों में और जगह जगह सड़कों पर, इन पर इकट्ठा हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं जब ये वर्षा ऋतु जा चुकी होती है और उसके बाद में ये शरद ऋतु आती है, तब क्या होता है कि किरणें आती हैं, सूरज की किरणें आती हैं, वो क्या करती है उन सूर्य की किरणों से जो ज्यादा पानी है जो सड़कों पे इन पे है वो क्या हो जाता है? सूख जाता है। बचता कहाँ है? केवल तालाबों में, इनमें। तो वो क्या करते हैं, शरद ऋतु में जब तालाबों में इनमें पानी होता है तो दूर के सीवान से, दूर के नालों से जो पानी आ रहा है उनके साथ में काफी घास वगैरह भी आएंगी। वो घास क्या हो गई है? इस सूर्य की किरणों के कारण गंधपूर्ण हो गई, यानी गंध छोड़ने लग गई हैं। तो आगे लेखक कहते हैं कि जब क्वार का महीना आता है तब, यानी आश्विन और भाद्रपद, इन महीनों में वो उस गंधपूर्ण पानी में नहाना चाहते हैं, नहाते हैं। और भी जो गांव के बच्चे वो भी नहाते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें आषाढ़ के महीने में आम और जामुन ना मिले तो कोई बात नहीं, हमें अघन यानी मार्गशीर्ष के महीने में चिवड़ा गुड़ ना मिले तो कोई चिंता नहीं, और हमें चैत में लाई यानी खील, चावल की खील, फुल्ली भी बोलते हैं जिसको, मूढ़ी भी बोलते हैं, और गुड़ की पट्टी ना मिले तो भी हमें कोई दुख नहीं होता है। लेकिन ये क्वार के महीने में जो जलाशय में हम कूदते हैं उसकी हमें बड़ी ही चिंता होती है यदि हम नहीं कूद पाते हैं तो। आगे लेखक बोलते हैं कि वो कोई 1 या 2 बार ही नहाए होंगे तो वो क्या बीमार हो जाते हैं। हमेशा तो वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस बार वो ऐसे बीमार पड़े हैं कि रजाई पर रजाई, रजाई पर रजाई ओढ़ रहे हैं और बुखार है वो उतर ही नहीं रहा है। और उनको जब जलाशय में कूदते थे और हल्का हल्का बुखार चढ़ता था तो उनको नींबू और साबू खाने के लिए मिलता था, वो उनको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इस बार परिस्थितियां वो थोड़ी अलग हो गई, उनको बुखार चढ़ा है वो उतर ही नहीं रहा है, उतरा भी है तो रात के 12 बजे के बाद। अब आगे देखिए अगले गद्यांश से। दिन, इसके पर्यायवाची वासर, दिवस, वार, इसका विलोम शब्द रात, पतले दुबले ये समानार्थी युग्म शब्द है। यानी पतला मतलब भी क्या है? दुबला, और दुबले का अर्थ भी क्या है? पतला यानी कमजोर। तो ये समान अर्थ दे रहे हैं इसलिए ये है समानार्थी। और युग्म इसलिए क्योंकि बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है, दोनों का जोड़ा बन गया इसलिए युग्म शब्द। स्नेह सने यानी स्नेह से सने, सना, सना मतलब पूरा भीगा हुआ, पूरा भरा हुआ, तो स्नेह से भरा, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा क्योंकि बीच में क्या है? कारक चिन्ह। जहां कारक चिन्ह आते हैं वहां तत्पुरुष समास होता है। फिर है शरीर, तन, बदन, काया, देह इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर है किनारी हीन, किनारी से हीन यानी साड़ी आपने देखी होगी ना, उसमें पूरी सफेद होती है, खाली किनारी है जो साइड की जो बॉर्डर है वो एक पतली पतली होती है, तो उनकी किनारी से हीन थी यानी उनकी पूरी की पूरी साड़ी सफेद थी। धोती यानी साड़ी, सन यानी एक पौधा होता है, आपने इस तरीके का पौधा देखा होगा, लंबी लंबी ऐसे होते हैं और उसमें व्हाइट व्हाइट ऐसे, जिससे झाड़ू भी बनती है, ऐसे लंबी लंबी एकदम सफेद होती है, बहुत सुंदर दिखती है। तो
वो हो गया एक पौधा। सद्य यानी तुरंत, तत्काल, उसी समय। शीतलता, शीतल प्लस ता प्रत्यय है, ये एक भाववाचक संज्ञा है और इसका विलोम शब्द हो जाएगा उष्णता। फिर है आंचल, आंचल के भी दो अर्थ होते हैं, एक आंचल हो गया पल्लू और एक आंचल का अर्थ हो गया ग्रामीण क्षेत्र, गांव के जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं उसे आंचल कहते हैं। अदृश्य, अदृश्य का उल्टा हो जाएगा दृश्य, और अदृश्य में क्या है, उपसर्ग है। इस पाठ में आपको बहुत सारे उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द दिखाई देंगे। अंतर्धान, गायब, लुप्त, ओझल, इसके हो जाएंगे पर्यायवाची और इसका अर्थ हो जाएगा जो दिखाई ना दे। शक्तिधारी यानी शक्ति को धारण करने वाला, यानी शक्तिशाली, बलशाली, ताकतवर आदि। अभी आगे तीसरे गद्यांश की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उसमें आया है दिन रात, ये विलोमार्थी युग्म शब्द है। विलोमार्थी का अर्थ होता है विलोम शब्द, दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन, यानी विलोम शब्द, इसीलिए ऐसे विलोमार्थी युग्म शब्द। युग्म का बताया ही है कि बीच में क्या आया है, योजक चिन्ह आया, तो इसीलिए ये बन गया विलोमार्थी युग्म शब्द। पिछली बार आपने देख लिया था समानार्थी युग्म शब्द, और अभी आप क्या देख रहे हैं, विलोमार्थी युग्म शब्द। और इसमें द्वंद्व समास भी है, जहां विलोमार्थी युग्म शब्द आते हैं वहां द्वंद्व समास भी आता है, क्योंकि और लग जाता है, दिन और रात, इसका समास विग्रह करने पे हो जाएगा दिन और रात। और गायब हो गया है तो उसकी जगह क्या लग गया है, योजक चिन्ह लग गया है। फिर उसके बाद में चारपाई, चारपाई के पर्यायवाची हो जाएंगे खाट, खटिया, पलंग, चौकी, मछिया। हाथ पैर, हाथ और पैर, इसमें भी क्या है, द्वंद्व समास है। विग्रह करेंगे तो क्या लगा देंगे, और, तो हाथ और पैर करने पे इसका हो जाएगा समास विग्रह, यानी टुकड़ों में तोड़ना। दालचीनी, सिनामन। हांडी, मिट्टी का बर्तन, इसमें छोटा इतनी साइज का ही होता है, मटका जैसे बड़ा होता है, ये छोटी साइज की होती है। फिर है छाल यानी बार, पेड़ की छाल, पेड़ की जो त्वचा होती है, कठोर त्वचा, तने पे, शाखा पे। एकदम यानी पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से। परेशान यानी तंग, उद्विग्न। फिर आगे इसमें गद्यांश में लेखक हमें क्या बता रहे हैं, दादी माँ का स्वभाव, उनका शरीर के बारे में बता रहे हैं। उनका शरीर कैसा है, दुबला पतला है, और उनके बाल कैसे हैं, एकदम सफेद, और वो कपड़े कैसे पहनती हैं, सफेद, एकदम किनारीहीन, यानी एकदम सेम कलर, बिल्कुल सफेद कलर, बिल्कुल भी कोई भी डिजाइन या कोई भी कलर नहीं किनारी पे। किनारी मीन्स ये किनारी, इसमें तो लेस लगी हुई है, लेकिन उनकी एकदम सिंपल साधारण होती थी, और वो बालों से उनके पानी टपक रहा था। तो लेखक अंदाजा लगा रहे हैं कि दादी माँ भी उसी झाग वाले पानी से नहा के आई है, तभी तो उनके पानी टपक रहा है बालों से। उसके बाद में दादी माँ अपने पल्लू की गांठ खोलती है, और उस गांठ से कोई अदृश्य शक्ति, यानी जैसे पीर बाबा होते हैं, कोई मंदिर है, वहां से थोड़ी मिट्टी लाई है, और मिट्टी निकाल के लेखक के मुंह में और लेखक के माथे पे लगाती है, और वो उसे पंखा भी झलती है। झलने की क्रिया, ये जो मैं इस तरीके से कर रही हूँ, ये झलने की क्रिया है। पंखा होता है ना हवा डालने के लिए, तो पंखा झलती। फिर सिर पर दालचीनी का लेप करती है। दालचीनी एक मसाला आता है, इतनी बड़ी बड़ी आप रसोई में देखोगे लकड़ी जैसी, तो उसे दालचीनी कहते हैं। और जो बुखार के कारण लेखक के हाथ पैर जल रहे थे, तो उन्हें प्यार से कपड़े से ऐसे सहलाती, प्यार से, और बार बार में उनके हाथ पैर, गर्दन, पेट, इनको देख देख के ज्वर का अनुमान लगाती कि भाई बुखार ज्यादा तो नहीं है ना, कम ही है ना। हांडी में, इस हांडी में पानी, जब बीमार हो जाते हैं तो लौंग डाल के पानी देते हैं बीमार को, ताकि वो जो उसके अंदर कोई कीटाणु वगैरह नहीं हो, बीमार है व्यक्ति तो उसको पानी के कारण कोई समस्या ना हो। तो वैसे ही दादी माँ भी
बार बार में लोग उनसे, घर के सदस्यों से पूछती है कि हांडी में पानी आया कि नहीं, उस पानी में पीपल की छाल से छोंक लगाया है कि नहीं, और खिचड़ी बनाई है मरीज के लिए तो उसमें मूंग की दाल अच्छे से गल तो गई है ना, और बाहर से कोई व्यक्ति सीधा आके लेखक के पास आके चला तो नहीं गया है। ऐसे बार बार में प्रश्न करके वो सब घर वालों को परेशान कर देती। सब लोगों को परेशानी लग रही थी ये, लेकिन ये दादी माँ का प्यार था, परवाह करना था, अपने पोते की परवाह कर रही थी वो, इसीलिए वो इस तरीके के सवाल सबसे पूछ रही थी। आगे का पढ़ते हैं। अब आगे के शब्दार्थ लिखते हैं। गवई, गांव, यानी गांव से संबंधित, देहात, ग्राम, किस्म यानी प्रकार, भेद, तरह। दवा, बहुवचन रूप हो जाएगा दवाएं। बीमार यानी रोगी, रुग्ण, मरीज, रोगग्रस्त, अस्वस्थ, व्याधिग्रस्त, ये इसके हो जाएंगे पर्यायवाची। भूत, भूत के दो अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द है। एक भूत यानी भूतकाल, अतीत, जो समय बीत गया है, और दूसरा यानी प्रेत, पिशाच, घोस्ट। सरसाम, त्रिदोष, सन्निपात, यानी वह बुखार जिसमें शरीर में कफ, पित्त और वात बिगड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को सरसाम कहते हैं। अगला शब्द है महामारी, यानी कोई रोग जब बहुत ज्यादा स्तर पर फैल जाता है तो उससे कहते हैं महामारी। और एक यही यदि विश्व में फैल जाए तो उसको बोलते हैं वैश्विक महामारी। यानी अभी जो कोरोना चल रही है बीमारी, वो क्या है, वैश्विक महामारी है, पेंडेमिक है, लेकिन ये एक देश तक सीमित होती है, एक बड़े क्षेत्र तक सीमित होती है। विसूचिका, हेजा, चेचक जैसे संक्रामक रोगों को विसूचिका बोलते हैं। लवंग यानी लौंग, क्लव। गुड़ मिश्रित, गुड़ में मिश्रित, यह एक सामासिक पद है, यानी इसका समास विग्रह करेंगे तो गुड़ में मिश्रित, और इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें क्या है, कारक चिन्ह है, में लग गया है। आगे है जलधार, यानी जल की धार। गुग्गल एक औषधीय पौधा है। आगे लेखक कहते हैं कि मेरी दादी माँ को विभिन्न प्रकार की दवाइयों के नाम याद थे। वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को देखकर, उनके लक्षण देखकर पहचान जाती थी कि कौन सी बीमारी है। यदि गांव में कोई बीमार होता तो वो वहां पहुंच जाती और उसका माथा छूकर, हाथ छूकर, पेट, गला छूकर देख के बता देती थी कि इसको ये बीमारी हुई है। आगे लेखक कहते हैं कि मेरी दादी माँ भूत से लेकर निमोनिया, सरसाम आदि बीमारियां उनके बारे में भी जानती थी। यदि महामारी कोई फैल जाती, हेजा, चेचक फैल जाता, तो दादी माँ प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर नहाना, लौंग, गुड़ मिश्रित जल की धारा यानी पानी देना, सबको पिलाना घर में, और गुग्गल और धूप का पूरे घर में धुआं देना, जिससे कीटाणु, वातावरण के जो कीटाणु है वो मर जाए। और आगे लेखक कहते हैं कि मेरी दादी माँ को साफ सफाई भी बहुत पसंद थी। चद्दर प्रतिदिन बदले गए हैं ना, तकिए के कवर बदले गए हैं ना, दवा समय पे मिली है ना, आदि ध्यान रखती थी। और यदि पहले ही मिश्री और शहद खत्म हो जाता तो उनको गुस्सा आ जाता। उनका क्या मानना था कि ये जो औषधि है, जो पदार्थ है वो घर में होनी चाहिए, औषधीय वस्तुएं जैसे मिश्री है, शहद है, ये घर में समय पर होने चाहिए, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। आगे लेखक क्या बता रहे हैं कि उस समय तो मेरी दादी माँ मेरा ध्यान रखती थी, तो इसलिए मुझे बीमार होना, नींबू साबू की खिचड़ी मिलती थी, वो अच्छा लगता था। परंतु अब तो दादी माँ है नहीं, अब वो बीमार होते हैं तो डॉक्टर आता है, नब्ज यानी नाड़ी देखता है और कुनेन की शीशी दे जाता है। उस कुनेन की दवाई
लेने पे वो ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी कड़वी होती है, वो अच्छा नहीं लगता है लेखक को। तो उसको देखकर बीमारी भाग जाती है। जो रसोइया है वो साबू और खिचड़ी बनाकर खाने के लिए भी दे देता है, परंतु अब लेखक का मन नहीं होता कि वो बीमार पड़े, क्योंकि अब उनके पास उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। आगे इन कठिन शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। गिलाफ यानी तकिए का आवरण। आगे है नौकर, उसका लिंग बदलने पे बनेगा नौकरानी। और इसके पर्यायवाची होंगे दास, सेवक, चाकर, मुलाजिम। मेस महाराज यानी रसोइया, खानसामा खाना बनाने वाला। कुनेन एक औषधीय पौधा है। तिताई यानी कड़वाहट। जी एक अनेकार्थी शब्द है, इसका एक अर्थ होता है मन और एक अर्थ होता है आदर सूचक शब्द। मेरे पिताजी, जी लगा है ना पिता के आगे जी, मेरे पिताजी, मेरी दादी जी, मेरे मामा जी। और मन, मेरा आज जी बहुत घबरा रहा है, आज मेरा जी पुचके खाने का हो रहा है। तो जी यानी मन। आगे के शब्द लिखिए। भैया, बहिन स्त्रीलिंग और इसके पर्यायवाची भ्राता, भाई, सहोदर। शादी के पर्यायवाची ब्याह, परिणय, विवाह, गठबंधन। उत्साह, जोश, उमंग और यह एक भाववाचक संज्ञा है। सर पर उठाना यानी हल्ला करना, शोर मचाना, यह एक मुहावरा है। और इसका वाक्य प्रयोग, छोटे बच्चे एक खिलौना टूटने पर भी पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। दूसरा, कोई अजनबी के घर पर आने पर बच्चे पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। पड़ोसिन, पड़ोसी इसका पुल्लिंग हो जाएगा और बहुवचन रूप हो जाएगा पड़ोसीने। कार परोजन यानी विशेष कार्य। अनुपस्थिति का विलोम शब्द उपस्थिति और इसमें अन उपसर्ग और मूल शब्द उपस्थित और छोटी ई इसमें प्रत्यय। वस्तुतः यानी असल में, यथार्थः वास्तव में, दरअसल जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्चुअली, इन फैक्ट। और यह एक अव्यय है। अगला है दोपहर यानी दो पहरों का समाहार। समाहार यानी समूह है। तो जहां पर भी समूह लगे, आगे में समूह है समाहार लगे, वहां पे समझ जाइएगा वो द्विगु समास होगा। आगे के शब्द देखिए। निकसार, निकास द्वार यानी निकलने की जगह। बिगड़ना, गुस्सा करना, ये एक क्रिया के रूप में है। और एक बिगड़ना यानी खराब होना, दो अर्थ निकल जाएंगे। यदि किसी लड़के पर, लड़की पर, आदमी पर, औरत पर ऐसे बिगड़ना आए, किसी पर बिगड़ना आए तो हो जाएगा गुस्सा करना, अर्थ निकलेगा इसका। और यदि बिगड़ना कोई वस्तु के साथ है तो वो हो जाएगा खराब होना। इसके वाक्य प्रयोग देख लीजिए। घर देरी से आने पर माँ अपने बच्चों पर बिगड़ जाती है। और इसका अर्थ देखिए, नया व्यंजन बनाने की कोशिश करने पर वो कई बार बिगड़ भी जाती है। अब है कोना यानी कॉर्नर, यानी कि जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये कॉर्नर है। तो कोना कमरे का जो तीन, इस दीवार पर मिलने का स्थान है, यहाँ पर कॉर्नर है। दुबकी यानी सिकुड़ जाने की अवस्था, यानी इस तरीके से आंखें नीचे किए हुए, शरीर को इकट्ठा किए हुए, और जो स्थिति है, जो अवस्था है वो है दुबकी। सो यानी वह, इसके अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ निकलते हैं। फिलहाल इस पाठ में इसका अर्थ आया है वह। मैं यानी सहित, समेत, के साथ। सूद यानी ब्याज, इंटरेस्ट।
आंख, इसका बहुवचन हो जाएगा आंखें। और इसके पर्यायवाची आपको पता ही है, नयन, लोचन, चक्षु, दृग। आगे है शर्म, हया, लाज, लज्जा, शर्म। ये इसके पर्यायवाची है। ये शर्म है क्योंकि इसमें रह ऊपर है आधा, और ये पूरा रह इसलिए शर्म, 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 शर्म। नाक रगड़ना यानी गिड़गिड़ाना यानी अनुनय करना या विनती करना, प्रार्थना करना, ये भी एक मुहावरा है। और इसका अर्थ आप वाक्य प्रयोग से ज्यादा से अच्छे से समझेंगे। जैसे कि चोर पकड़े जाने पर पुलिस के सामने नाक रगड़ती है कि उसने चोरी नहीं की। ऐसे ही दूसरा वाक्य और देख लीजिए, नकल करते पकड़े जाने पर छात्र अध्यापक के सामने नाक रगड़ते हैं। पाई, पाई यानी रुपए। अब इसमें जो लेखक है वो कह रहे हैं कि उनके घर में किशन भैया की शादी तय हो गई है और इस बात की खुशी दादी माँ को बहुत ज्यादा हो रही है। वो पूरे घर में हल्ला मचाए हुए है। जो पड़ोसी ने आती तो उन्हें कहती, अरे भाई आपको तो पता ही है शादी ब्याह का घर है, तो मैं कोई काम ना करूं तो कोई काम होता ही नहीं है। ये बात सारे लोग जानते हैं कि वो करती कुछ भी नहीं है, लेकिन लेखक ये भी कह रहे हैं कि जिस काम में दादी माँ हस्तक्षेप नहीं करे वो काम होता भी नहीं था, देरी से ही होता था। होता ही है, बड़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बोलकर भी काम करवा लेते हैं, और हम कुछ काम करते हैं हमें पता नहीं कि वो काम कैसे होता है तो हम उसको गलत भी कर लेते हैं, तब भी वो देरी से होता है। तो दादी माँ की अनुपस्थिति के कारण कई काम देरी से होते हैं। आगे एक और बात याद आती है लेखक को कि एक दिन दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। वो औरत थी रामी की चाची, यानी धन्नो उसका नाम था, और वो एक कोने में दुबकी हुई सहमी सी खड़ी थी। उस पर दादी माँ गुस्सा कर रही थी। क्यों गुस्सा कर रही थी? क्योंकि रामी की चाची ने कुछ रुपए दादी माँ से लिए थे। अब दादी माँ उससे वो रुपए मांग रही है, ब्याज के साथ मांग रही है, पर वो रामी की चाची है वो दे नहीं रहे, वो आनाकानी कर रही है, बहाने बना रही है। हाँ अब दूंगी, हाँ कल दूंगी, हाँ फसल कटेगी तब दूंगी। तो दादी माँ को गुस्सा आ रहा है कि जब तुझे चाहिए थे तब तो तू मेरे पास आई थी और नाक रगड़ी थी, मतलब काफी मिन्नतें की थी मुझसे, काफी विनती की थी, तब मैंने तुझे रुपए दिए। किसी और ने तो तुमको एक पाई भी नहीं दी थी, मैंने ही दिए थे रुपए, और अब तुम मुझे वापस दे नहीं रहे हो। इस बात से दादी माँ उस पर गुस्सा हो रही थी। अब आगे देखिए, आगे के देखिए, मालकिन, मालिक, इसका पुल्लिंग हो जाएगा के पर्यायवाची हो जाएंगे रहम, अनुकंपा, करुणा, निस्तार यानी भला, उद्धार, कल्याण। निस्तार से वाक्य प्रयोग देखिए, गरीब लोगों के निस्तार के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई है। अप्रिय, जो प्रिय न हो, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रिय, और इस प्रिय मूल शब्द में ए उपसर्ग लगा है। गरीब, दरिद्र, रंक, निर्धन, दीन। प्रसंग यानी घटना। अब आगे लेखक क्या कह रही हैं कि रामी की चाची पर दादी बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो रामी की चाची अनुनय विनय कर रही है उनसे, और अपने आंचल के दोनों हाथों में लेकर और उनकी तरफ ऐसे झुकते हुए, पैरों की ओर झुकते हुए कह रही हैं कि भाई मैं आपको ये वो रुपए दे दूंगी, मेरी बिटिया की यानी मेरी बेटी की शादी है, और आप यदि इस तरीके से मुझसे रुपए मांगोगी तो उसका निस्तार कैसे होगा, उसका भला कैसे होगा। तो जब वो उसके पैरों की ओर झुक रही थी तो दादी माँ दूर हट गई कि हट हट,
मैं तो अभी नहा कर आई हूँ। क्योंकि दादी माँ को साफ सफाई ज्यादा पसंद थी ना, तो बाहर से कोई आ रहा है, उनके पैर छू रहा है, तो वो कह रही थी कि दूर हटो, मैं तो नहा कर आई हूँ। तो बीच में लेखक आते हैं ताकि उस गरीब निर्धन औरत का भला हो सके, इसीलिए वो बीच में आकर उसको रफा दफा करते हैं, यानी कि उस मामले को शांत करना चाहते हैं। उस मामले को शांत करने के लिए लेखक कहते हैं कि अरे दादी माँ, ये बेचारी गरीब है, दे देगी ना, क्यों गुस्सा कर रहे हो। तो दादी माँ कहती हैं, हट हट, जानती हूँ सब कुछ, रहने दे, बड़ा आया। तो इतना हम पढ़ लिए। अब आगे का व्याकरण भाग देखिए। आगे देखिए, रास्ता, रास्ते इसका बहुवचन हो जाएगा और इसके पर्यायवाची हो जाएंगे पथ, राह, मार्ग, बाट। पूतो फलो दूधो नाव, यह एक कहावत है, लोकोक्ति है और इसका अर्थ होता है खूब तरक्की करो, आगे बढ़ो। इसका वाक्य प्रयोग देख लीजिए। मेरी दादी माँ हमेशा पैर छूने पर मुझे पूतो फलो दूधो नहाओ कहती है। हम जब भी बड़ों के पैर छूते हैं, उनके मुंह से पूतो फलो दूधो नहाओ ही निकलता है। आशीर्वाद, आशीष, दुआ। विह्वल यानी भाव विभोर, यानी भाव से भर जाना, चाहे वो करुणा का भाव हो, चाहे वो प्रेम का भाव हो। तो इसका वाक्य प्रयोग देख लीजिए। श्री कृष्ण की सहायता से द्रौपदी भाव विभोर हो गई। तो श्री कृष्ण की मदद या सहायता के कारण द्रौपदी प्रेम विवल होकर उन्हें अपना सखा मान लेती है। और एक दूसरा वाक्य प्रयोग देख लीजिए। सेठ जी ने करुणा से विवल होकर गरीब को 100 रुपए दे दिए। उऋण, यह आंचलिक भाषा में बोलेंगे, जबकि हिंदी में उसे लिखेंगे उऋण और इसका अर्थ हो जाएगा कर्ज मुक्त या ऋण मुक्त। बेटा, तनय, सुत, पुत्र, आत्मज, वत्स। कल, इसका उल्टा आज, और कल दो तरह का होगा, एक आने वाला कल, एक बीत गया कल। दोनों में ही हिंदी में कल ही उपयोग में लेते हैं। तो आने वाला कल यानी टुमारो और बीता हुआ कल यानी यस्टरडे। आगे देखिए, देवता, देव प्लस ता प्रत्यय। लाभ, लाभ का उल्टा हानि। तर्क यानी दलील, लॉजिक, और इसका उल्टा हो जाएगा वितर्क। औरतें, औरत एक वचन और पर्यायवाची महिला, स्त्री, नारी। अभिनय, अदाकारी। स्वांग, नाटकीय प्रदर्शन। अब हम देखते हैं आगे लेखक क्या बता रहे हैं। लेखक हमें बता रहे हैं कि वो उस घटना को भूल जाते हैं। कौन सी घटना? जब दादी माँ रामी की चाची को डांटती है, तो इस घटना को लेखक भूल जाते हैं। एक बार रास्ते में लेखक जा रहे होते हैं तो उन्हें रामी की चाची दिख जाती है। रामी की चाची का नाम क्या है? धन्नो नाम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो धन्नो उनसे मिल जाती है, तो वो बतियाते हैं, उससे बात करती है। तो वो क्या करती है, दादी माँ को खूब आशीर्वाद दे रही होती है। तो लेखक को समझ में नहीं आता है कि उस दिन तो दादी माँ इसे डांट रही थी, आज ये इनको इतना आशीर्वाद कैसे दे रही हैं। तो वो पूछते हैं कि भाई बात क्या है। तो धन्नो बोलती है कि दादी माँ कल मेरे घर पर आई थी और उन्होंने मेरा सारा कर्जा माफ कर दिया, ऊपर से मुझे 10 रुपए और दी, और यह भी कहा कि कुछ रुपयों के लिए, यानी 10-5 यानी कुछ रुपयों के लिए जग हंसाई ना हो, यानी लोग मजाक ना उड़ाए। तेरी बेटी मेरी बेटी एक समान है, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। तो ध्यान दीजिएगा, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, यहाँ जैसे और वैसी, जैसी वैसी संबंध कारक सर्वनाम में आएगा ये, ठीक है। तो फिर लेखक को समझ में नहीं आता है, तो वो पूछते हैं, उस दिन तो तुमको दादी माँ इतना डांट रही थी। तब धन्नो कहती है, भाई रुपए दिए थे उन्होंने तो डांटेगी नहीं क्या, बड़े लोग हैं।
डांट सकते हैं। इस बात पर लेखक को अंदर ही अंदर यानी मन ही मन में हंसी आ जाती है कि वाह क्या बात है ना, कैसा तर्क दे रही है कि बड़े लोग हैं, माफ कर देते हैं, कभी डांट भी लेते हैं। तो इस बात पे उनको मन ही मन हंसी आ जाती है। आगे का व्याकरण भाग में लिखती हूं, यहां से लिखना शुरू करिए। गीत, गाना, नगमा, तराना, गान। रात, निशा, रजनी, रात्रि, रैन। रातें, बहुवचन। अभिनय, स्वांग, अदाकारी, नाटकीय प्रदर्शन। कथा, कहानी और बहुवचन कथाएं। पुत्रोत्पत्ति, पुत्र प्लस उत्पत्ति संधि विच्छेद हो जाएगा और इसमें गुण स्वर संधि है और इसका समास विग्रह करने पर बनेगा पुत्र की उत्पत्ति और इसमें तत्पुरुष समास है। दृश्य यानी नजारा, पाठ यानी भूमिकाएं, ये एक अंग्रेजी शब्द है। औरतें, एक वचन औरत। नारी, स्त्री, महिला, मर्दानी, इसके पर्यायवाची। ममेरा यानी मामा से संबंधित। दालान यानी बरामदा। आपत्ति यानी विरोध। असहमति, ऐतराज और इसका एक दूसरा और अर्थ होता है, उसका अर्थ है संकट। तो ये अनेकार्थी शब्द है। पर्दा, आवरण। ब्रह्मा यानी शुद्ध रूप हो जाएगा इसका ब्रह्मा। चारपाई यानी चार पाइयों का समूह है और इसमें द्विगु समास हो जाएगा। अब आगे क्या बता रहे हैं इस गद्यांश में लेखक, वो हम देखते हैं। लेखक कह रहे हैं कि किशन भैया की शादी का समय था। उस समय पहले ही 3-4 दिन पहले से ही गीत गाने शुरू हो जाते हैं और जो पुरुष लोग हैं वो बारात में चले जाते हैं दुल्हन को लेने के लिए। पीछे से औरतें रहती हैं, औरतें बारात में जाती नहीं है, तो औरतें सारी वहीं पर होती हैं। तो वो अपना समय काटने के लिए क्या करती हैं, गीत गाना, नाचना, नाटक ये सब करते हैं ताकि हंसी मजाक चलता रहे। अब उस वक्त घर पर 2 जने थे, एक था राघव जो था लेखक का ममेरा भाई और दूसरा था लेखक। लेखक बीमार था इसीलिए बारात में नहीं जा सका और राघव बारात के जाने के बाद आया था इसीलिए नहीं जा सका। तो राघव तो दालान में सो गया और उस पर औरतों ने आपत्ति भी की कि इसको यहाँ नहीं सुलाना, हम इसके आगे नहीं करेंगे। लेकिन दादी माँ ने क्या किया, दादी माँ ने लेखक को चद्दर उड़ाकर और चारपाई पर सुला दिया। अब लेखक को पता है कि दादी माँ ने मुझे यहाँ चुपचाप सुलाया है और मैं हंसूं या बोलूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे ये बाहर कर देंगे। परंतु वो लोग हंसी मजाक चुटकुले वगैरह कर रहे थे, अभिनय कर रहे थे, तो उससे लेखक की हंसी रुक नहीं पाती है और वो हंस जाते हैं जोर से, तो वो पकड़े जाते हैं। तो जो देबू की माँ है वो कहती है कि दादी माँ देखो देखो बच्चा रो रहा है, इसको दूध पिलाएं। तो इस तरीके से लेखक हमें इसमें बता रहे हैं कि दादी माँ कैसे प्रेम और ममता की मूर्ति थी और वो चुपचाप उन्हें सुला देती है। अब आगे शब्दार्थ आगे देखिए। भेद, भेद के 2 अर्थ होंगे, एक होगा प्रकार और एक होगा रहस्य। भंडाफोड़ होना यानी राज खुलना, ये एक मुहावरा है। इसका वाक्य प्रयोग देखिए। हैकर्स का भंडाफोड़ होने पर पता चला कि उसने कैसे हैकिंग की थी। हाथापाई यानी खींचातानी, एक हाथापाई यानी लड़ाई झगड़ा, लेकिन यहाँ खींचातानी आ रहा है, किसी चीज को खींचते हैं, हम अपनी ओर खींचते हैं, अगला व्यक्ति अपनी ओर खींचता है। अभयदान यानी क्षमा माफी। स्नेह यानी प्रेम प्यार प्रणय अनुराग, इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। ममता भाववाचक संज्ञा है और वात्सल्य नेह इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। परिस्थिति में परि उपसर्ग हो गया और स्थिति मूल शब्द हो गया। परिस्थितियां ये इसका बहुवचन रूप हो गया है। इसका अर्थ हो गया निरंतर बदलता समय। हमारे जीवन में अनेक परिस्थितियां आती हैं जब हम घबरा जाते हैं, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। एक और वाक्य प्रयोग देखिए। कोरोना के आने से पहले भारत में अलग परिस्थितियां थी, पर आज की परिस्थिति में मानव मानव से दूर रह रहा है। वात्य चक्र यानी बवंडर आंधी। धोखे की टट्टी यानी छलावा। कुकुरमुत्ता यानी मशरूम। मुंह में राम बगल में छुरी यानी कपटपूर्ण व्यवहार। इसका वाक्य प्रयोग देखिए।
मेरा एक दोस्त ऐसा है जो मुंह में राम बगल में छुरी रखता है। वो मेरे सामने तो अच्छी अच्छी बातें करता है, परंतु मेरी शिकायत जाकर अध्यापिका जी से कर देता है। डामाडोल, गड़बड़ाना, टगमगाना, श्राद्ध, मृत्यु के बाद का कर्मकांड, अतुल यानी अत्यधिक। अब हम देखते हैं लेखक क्या बता रहे हैं हमें इस गद्यांश में। लेखक कह रहे हैं कि जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है, चोरी मीन्स जब दादी माँ उनको सुला देती है तो वो हंस जाते हैं, और हंसने के बाद में वो पकड़ में आ जाते हैं। तो देबू की माँ उनसे चद्दर की खींचातानी कर रही है। तो दादी माँ कहती है कि लड़कों के मुंह क्यों लगते हैं। अगले दिन देबू की माँ लेखक को फिर रास्ते में मिलती है। देबू की माँ कहती है देखो देखो कल वाला ही बच्चा। पहली रात भी वो दादी माँ से कहती है कि देखो ये बच्चा है, रो रहा है, इसको दूध पिला दूं, और अगले दिन फिर वापस उन्हें वो ही उलाहना दे रही है कि देखो कल वाला बच्चा है। तो फिर उनको आगे जाके वो माँ उनके आंचल में छुप जाते हैं, क्योंकि दादी माँ के कारण ही उन्हें अभयदान मिल सकता है। आगे लेखक कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ में स्नेह और ममता कूट कूट के भरा है, यानी कि उनमें स्नेह और ममता बहुत अच्छे से है। वो जानते हैं कि जो मानव जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, बदलती रहती हैं, कभी सुख कभी दुख। तो उन्हें पता था कि ये जो दुनिया है ये एक छलावा है, मतलब उनको अब किसी से, धन से, इनसे कोई मोह माया नहीं है। और क्योंकि जो दादाजी थे वो कहते थे कि पहले मैं भगवान के पास नहीं जाऊंगा, पहले तू जाएगी फिर मैं जाऊंगा, लेकिन हुआ उल्टा, पहले दादाजी चले जाते हैं। तो दादी माँ अब उदास रहने लगी हैं और उन्हें ये दुनिया धोखे की टट्टी महसूस हो रही है। और जो जो उनके शुभ चिंतक थे वो कुकुरमुत्ता यानी मशरूम के जैसे थे, वो निरंतर बढ़ रहे थे और लेखक के पिताजी को क्या मुंह में राम बगल में छुरी के जैसा व्यवहार करते हुए उनको बता रहे थे कि तुम अच्छे से धन खर्च करो, अच्छे से श्राद्ध करो। तो उनके पिताजी क्या करते हैं, उधार ले लेते हैं खूब सारा रुपए। हालांकि दादी माँ मना करती है कि तुम इतना रुपया उधार मत लो, लेकिन वो मानते नहीं है और वो उधार ले लेते हैं। अब जो दिए हैं रुपए वो तो मांगेंगे ही, तो अब वो चुका नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी हालत है वो खराब हो जाती है, उनकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आगे देखिए अब, संपत्ति, धन दौलत, व्यय यानी खर्च, और इसका विलोम शब्द आय, कड़ाके का जाड़ा यानी जोर की सर्दी, पछुआ यानी पश्चिमी हवाएं, पाला यानी तुषार, शीत यानी सर्दी, संदूक यानी बक्सा, दिया, दीपक, दीवा, दीप इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। स्नेह कातर यानी स्नेह से भरी हुई, मन मारना यानी इच्छा को मारना, इच्छा को दबाए रखना, धोती यानी साड़ी, सर्दी गर्मी विलोमार्थी युग्म शब्द है, सर्दी का उल्टा गर्मी, गर्मी का उल्टा सर्दी। चारा दो अर्थ हैं, एक है पशुओं के खाने वाली घास को भी हम चारा कहते हैं, और एक चारा उपाय के लिए भी आता है। कंगन, कड़े, मोटी चूड़ियां, गला भराना यानी रुआंसा हो जाना, मतलब रोना, रोना आने को ही होता है, आंखों से आंसू आने वाले ही होते हैं, आवाज भारी हो जाती है। सहेजकर यानी संभाल कर, वंश यानी कुल, आगा पीछा यानी आगे का पीछे का, तो समय के अनुसार ये हो जाएगा भूतकाल और भविष्य के बारे में। अब इस वाले गद्यांश में लेखक क्या कह रहे हैं देखिए। लेखक कहते हैं कि जो संपत्ति दादाजी ने खर्च की थी वो घर की थी नहीं, वो तो उधार की थी और वो लोग पैसा मांग रहे हैं। तो उसके बाद की एक और घटना लेखक को याद आ रही है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और पश्चिमी ओर से ठंडी हवाएं भी आ रही हैं। माघ का महीना है, माघ में सर्दी होती ही है। उस समय तुषार यानी बर्फ की छोटी छोटी बूंदे हैं वो बारिश के रूप में गिरती हैं। उस समय इतनी तेज सर्दी की हमारी हड्डियां भी हैं वो भी सुन्न हो जाती हैं, जम जाती है। ऐसी सर्दी के वातावरण में भी दादी माँ एक बक्से के पास में बैठी हुई है, बक्से के ऊपर दीपक को जलाए हुए गीली धोती पहने हुए बैठी हैं, और उनकी आंखें स्नेह कातर है, यानी आंखों में प्रेम
से भाव विभोर हुई आंखें हैं उनकी। तो वो लेखक वहां जाता है तो वो कई देर तक सोचता है कि मैं दादी माँ को कुछ बोलूं, परंतु वो अपने इच्छा को दबा लेते हैं, मन मार के वहीं पे बैठते हैं और इंतजार करते हैं कि कब दादी माँ आंखें खोले। तो दादी माँ आंखें खोलती हैं तो वो कहता है कि दादी माँ मैं आपसे एक बात पूछूं। तो दादी माँ कहती है हाँ पूछ। तो वो बोलता है कि आप रो रही थी क्या। तो दादी माँ उस बात को हटाने के लिए उसका जवाब नहीं देना चाहती है, झूठ भी नहीं बोलना चाहती कि मैं नहीं रो रही थी, और सच भी वो नहीं बताना चाह रही थी। उन्होंने बात को बदलते हुए कहते हैं तूने अभी तक खाना नहीं खाया ना, चल तुझे खाना खिलाती हूँ। तो लेखक कहते हैं कि पहले आप गीली धोती पहने हुए हो, आप इसको बदल लो। तो बोलती है कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती है। आगे लेखक बता रहे हैं कि अगले दिन किशन भैया और लेखक के पिताजी उदास होकर बैठे हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि अब हमें कोई धन नहीं दे रहा है, खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, खत्म हो गए हैं और पीछे वाले मांग रहे हैं, तो अब क्या करें। तो दादी माँ क्या करती हैं, दादी माँ उठती हैं और एक बक्सा खोलती हैं। उन बक्सों में से वो मोटी मोटी कंगन निकालती हैं और उन कंगन को लेखक के पिताजी को देते हुए उनका गला भराया है, यानी कि उनको दुख हो रहा है। लेकिन फिर वो कहती है कि ये कंगन तुम ले लो और इन्हें बेच दो, क्योंकि ये कंगन इसी समय के लिए ही बनवाए हुए थे, दादाजी ने दिए थे, लेकिन मैंने इन्हें कभी पहना नहीं, इनको संभाल कर रखे हुए आई हूँ। और जो बड़े लोग होते हैं वो ऐसी चीजों को इसीलिए बनाते हैं ताकि कभी कोई मुश्किल समय आए तो उस समय ये काम आ जाए। बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो आगा पीछा सोचकर ही ऐसी चीजें बनाते हैं कि जितने दिन पहना पहन लिया, और यदि मुश्किल का समय आया, यदि कभी धन की जरूरत हुई तो इन्हें हम बेचकर इनसे पैसा ले सकते हैं और वो पैसे काम आ सकते हैं। श्राप भ्रष्ट यानी श्राप से भ्रष्ट यानी जिसे कोई श्राप मिला है, यह एक विशेषण शब्द है। विलीन यानी गायब, ओझल, लुप्त, विलुप्त, घिनौनी यानी घिन युक्त, जिसको देखकर घृणा उत्पन्न हो। खिड़की बहुवचन रूप खिड़कियां, चींटियां एक वचन चींटी, कतारें एक वचन कतार, और इसका अर्थ हो जाएगा पंक्तियां। अब लेखक क्या कह रहे हैं, लेखक देखते हैं कि दादी माँ कैसे अपने कंगन पिताजी को दे रही हैं, तो उस समय उन्हें ऐसे लगता है कि कोई देवी श्राप के कारण इस धरती पर अवतार ली है। मेरी दादी माँ वो एक देवी हैं, लेकिन वो कोई श्राप के कारण इस धरती पर जन्म लेकर आई है। उसके बाद में जब वो पत्र पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे जो यादें आ रही थी जिसमें दादी माँ वगैरह जो छवि के रूप में आ रही थी वो अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, ओझल हो रही है। और जो चित्र वो जो पत्र पढ़ रहे थे उस समय वो अचानक देखते हैं कि अरे धूप काफी तेज हो गई है, काफी दिन चढ़ा आया है, और दूर खजूर के पेड़ से एक कौवा उड़ता हुआ आया और उनकी खिड़की पर बैठ गए हैं। उसकी आंखें उन्हें घिनौनी लग रही हैं क्योंकि उस समय उनका मन भारी था ना, इसीलिए उनको उस समय वो कौवा भी घिनौना प्रतीत हो रहा था। और उस पत्र में जो भी लिखा हुआ था वो उन्हें कैसी लग रही है, चींटियों के जैसी लग रही है, क्योंकि आंखों में आंसू है तो उस समय क्या है, हमें आंखों से कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो वो उन्हें ऐसे लग रहा है कि वो कतारें जो पंक्तियां जो लाइन लिखी हुई हैं वो चींटियों की तरह है और वो अब धीरे धीरे धूमिल हो रही है। और अब लेखक अपने मन से पूछ रहे कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही है, और उनके हाथों में किशन भैया का पत्र कांप रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैं आशा करती हूँ आपको यह भाग पसंद आया होगा। इस बार मैंने इस वीडियो को काफी लंबा बना दिया है, मैं चाहती थी कि इस बार नया कुछ प्रयास करते हैं कि एक साथ देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है क्या। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में मैं आपको वीडियो बनाकर दे रही थी वो ज्यादा अच्छा था कि ये एक साथ जो मैं वीडियो बनाकर आपके लिए लाई हूँ वो ज्यादा अच्छा तरीका है। आप कमेंट करना जरूर याद रखिएगा, मुझे बताइएगा। अब अगले भाग में इसके प्रश्नोत्तर लाऊंगी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे जिन्हें इसकी जरूरत हो वहां तक भी ये पहुंच जाए। धन्यवाद।